नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे ट्राइंगल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो का एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने ट्राइंगल और उसके क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आज हम जो सीखेंगे वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के लिए इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया है जिसका नाम है ए बी सी। इस ट्राइंगल की मैंने तीन साइड्स ले ली। ए बी को मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, बी सी को मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है और सी ए को मैंने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। अब इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल आपको क्या बताती है, जरा समझें। किसी भी ट्राइंगल में अगर मैं कोई दो साइड्स को ऐड करता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं साइड्स ले लेता हूँ ए और बी। किसी भी ट्राइंगल में अगर मैं दो साइड्स को ऐड करता हूँ यानी कि ए प्लस बी, तो ध्यान रखने वाली बात यह है हमेशा इन दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। क्या कहा मैंने? इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल में क्या समझते हैं हम कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर a प्लस बी है तो इन दोनों का एडिशन c से हमेशा बड़ा होगा। वहीं अगर मैं b और c को लेता हूँ यानी कि b प्लस सी, ये हमेशा a से बड़ा होगा। और ये दो साइड्स लेता हूँ c और a, c प्लस a, ये हमेशा b से बड़ा होगा। अब जरूरी नहीं है कि ये इनइक्वालिटी हम एडिशन से ही समझे, इस इनइक्वालिटी को हम डिफरेंस से भी समझ सकते हैं। कैसे? डिफरेंस में क्या अंतर आता है? दो साइड्स ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं, तो ए माइनस बी। जब दो साइड्स का मैं डिफरेंस करूंगा तो वो डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा आएगा। तो ए माइनस बी ऑलवेज लेस देन सी। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो जनरली साइड्स के केस में क्या होता है कि हम बड़े नंबर को पॉजिटिव में रखते हैं यानी कि पहले रखते हैं। तो मैं इधर एक्स्ट्रा में लिख देता हूं कि a इज ग्रेटर देन b। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं b माइनस सी तो वो छोटा होगा a से, और शर्त क्या होगी? b इज ग्रेटर देन c। और अगर मैं लिखूं c माइनस a तो वो छोटा होगा b से, जिसमें शर्त क्या होगी कि c इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की इनइक्वालिटी है। ये भी साइड्स पर और एंगल्स पर दोनों पर बेस्ड है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज वी हैव a triangle with sides 5 centimeter, 7 centimeter and x centimeter. What can be the measurement of x? Write all possible values. Write all possible values। कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है x सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो अननोन साइड है उसका मेजरमेंट क्या हो सकता है और उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। तो अभी इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल में हमने क्या जाना कि ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। मतलब अगर मैं बात करता हूं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो ये हमेशा x से बड़ा होगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर क्या आएगा आपका 12 सेंटीमीटर आएगा, जो कि x से बड़ा होगा।
वहीं दूसरी तरफ जब मैं इनका डिफरेंस करता हूँ, मतलब 7 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर क्या मिलेगा, 2 सेंटीमीटर। ये हमेशा x से छोटा होगा। ट्राइंगल की इनइक्वालिटी में हमने क्या लेना था कि एडिशन के केस में जो तीसरी साइड है वो छोटी पड़ जाती है, और डिफरेंस के केस में तीसरी साइड हमेशा बड़ी होती है। मतलब एडिशन में 12 सेंटीमीटर जो आ रहा है, तो x जो तीसरी साइड है वो 12 सेंटीमीटर से छोटी रहेगी, और डिफरेंस के केस में जो 2 सेंटीमीटर आ रहा है और उसके लिए x जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी। क्या समझ में आता है हमें कि x जो है वो 12 सेंटीमीटर से छोटा है और वहीं x जो है 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो x की वैल्यू अगर हम बताएं तो क्या बनेगा, x लाइज बिटवीन, अब देखें जरा यहां पर समझे, x जो है आपका 2 सेंटीमीटर से बड़ा है और 12 सेंटीमीटर से छोटा है। मतलब x कहीं ना कहीं 2 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के बीच में आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, x लाइज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो 2 सेंटीमीटर से बड़ी है और 12 सेंटीमीटर से छोटी है। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूं कि what can be the possible values of a in triangle with sides 4 centimeter, 7 centimeter and 8 सेंटीमीटर। यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है कि दो साइड्स का तो एडिशन करना है जिसमें a जो है वो दोनों साइड्स के एडिशन से छोटा रहे, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों साइड्स का डिफरेंस भी करना है जिसमें a जो है दोनों साइड्स के डिफरेंस से बड़ा है। तो ये आपकी इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल है जो आप 7th क्लास में मैथ्स में देखने को मिलती है। एक और इनइक्वालिटी और बनती है, वो आपकी किसके बेसिस पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। जिस तरह से साइड्स के बेसिस पर इनइक्वालिटी है, उसी तरह से एंगल के बेसिस पर भी इनइक्वालिटी आती है। मान लीजिए मैंने कोई ट्राइंगल लिया है जिसका नाम लिया है P, Q और R, और इसमें मैंने 3 एंगल लिए हैं। इसको मैंने एंगल 1 लिख लिया, इसको मैंने एंगल 2 लिख लिया और इसको मैंने एंगल 3 लिख लिया। जब मैं बात करता हूँ इसकी इनइक्वालिटी की, जब मैं इसके एंगल्स की इनइक्वालिटी की बात करता हूँ तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब दो एंगल्स का जो सम है हमेशा तीसरे एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, अगर एंगल 1 प्लस 2 की बात करें वो 3 से बड़ा आ रहा है, ठीक इसी तरह से एंगल 3 हमेशा एंगल 1 से बड़ा आएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 1 हमेशा एंगल 2 से बड़ा आएगा। अगर एडिशन में इनइक्वालिटी एक्सेप्ट हो रही है, अब जिस तरह से एडिशन में इनइक्वालिटी थी ठीक उसी तरह से डिफरेंस में भी। अब मान लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल 3। ठीक उसी तरह से डिफरेंस में भी आएगा कि एंगल 1 माइनस एंगल 2 इज ऑलवेज लेस देन एंगल 3। जैसा हमने साइड्स के केस में सीखा था वैसा ही हम एंगल्स के केस में भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ शर्त क्या है कि एंगल 1 शुड बी ग्रेटर देन एंगल 2। नेक्स्ट, एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज लेसर देन एंगल 1, लेकिन शर्त क्या है कि एंगल 2 मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 3। सिमिलरली एंगल 3 माइनस एंगल 1 इज लेसर देन एंगल 2, लेकिन कंडीशन वही कि एंगल 3 मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल 1। तो ये इनइक्वालिटी जिस तरह से साइड्स में वर्क करती है ठीक उसी तरह से एंगल्स में भी वर्क करती है।
तो अभी तक हमने ट्राइंगल की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी समझी। इसके बाद अगला पार्ट जो आता है वो है एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एल्टीट्यूड आपको जब भी दिखाई दे, जब भी सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि 90 डिग्री की बात हो रही है या राइट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया जिसका नाम दिया ए बी सी। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में जब आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो एक वर्टेक्स पकड़ लीजिए। तो वर्टेक्स मैंने यहां पकड़ लिया ए। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड, यानी कि इसके सामने पॉइंट ए के सामने कौन सी साइड है, बी सी। ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर जब आप एक परपेंडिकुलर या 90 डिग्री की लाइन गिराते हैं, मैंने क्या कहा, ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर जब आप एक परपेंडिकुलर गिराते हैं या 90 डिग्री की कोई लाइन सेगमेंट गिराते हैं, तो वही उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हो जाता है। अगर मैं इस पॉइंट को एल नाम दे देता हूं तो ए एल इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, क्योंकि ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं ए बी सी, तो जाहिर है इसमें एल्टीट्यूड भी हम 3 ड्रॉ कर सकते हैं। एक वर्टेक्स ए से, एक वर्टेक्स बी से और एक वर्टेक्स सी से। अगर मैं वर्टेक्स बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो मुझे कहीं इधर एक वर्टेक्स मिल जाएगा, और अगर वर्टेक्स सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से मुझे पॉइंट सी से भी एक वर्टेक्स मिल जाएगा, इधर एल एम और एल। यानी कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम आप 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है जहां पर तीनों एल्टीट्यूड मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या है। पॉइंट से पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस तरह से ए एल ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड है, ठीक उसी तरह से बी एम भी ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड है, और आपका सी एंड डी ट्राइंगल एबीसी का एक एल्टीट्यूड है। तो एक ट्राइंगल में मैक्सिमम आप कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट निकल कर आया है जहां पर तीनों एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, इस पॉइंट का भी एक नाम है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल जिसमें सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड को अच्छे से आप अगर याद रखना चाहते हैं तो बड़ी इजी सी डिफाइन है। इट इज ए लाइन सेगमेंट drawn perpendicularly from a vertex to the side opposite to it। यानी कि एक वर्टेक्स से आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और उसी वर्टेक्स के ठीक सामने वाली साइड पर भी होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज ए पॉइंट where all the altitudes meet। जहां सारे एल्टीट्यूड आपके मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मान लीजिए इसको मैंने अगर जी माना है तो जी क्या है बेटा, इस फिगर में जी इज द ऑर्थो सेंटर। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पर सारे एल्टीट्यूड मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक कवर हुआ एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड के बारे में एक चीज और बताने की है, वो ये, अगर जरूरी नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड उसके अंदर ही आए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, आप क्या देखेंगे कि AL, BM और CM जो है ये सारे एल्टीट्यूड ट्राइंगल ABC के अंदर लाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे इस ट्राइंगल में ये जो ऊपर वाला वर्टेक्स है, इसी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, इसी वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो आप क्या पाएंगे कि इस वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाला जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के अंदर ना बन के ट्राइंगल के बाहर बनेगा। मतलब क्या समझ में आया कि ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर ही बने, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है। दूसरी केस समझा जरा। मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मुझे इसी पॉइंट से, इसी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो उस केस में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वो कैसे बनेगा बेटा, इसी की साइड पर रन करेगा, इसी साइड पर रन करेगा। मतलब इस केस में हमने क्या जाना कि एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल की साइड्स पर भी लाई कर सकता है। तीसरा केस, ये एक ट्राइंगल है, इस वर्टेक्स से मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो ये एल्टीट्यूड जो है, ये एल्टीट्यूड जो है आपका ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, ये एल्टीट्यूड आपका ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। तो हमने क्या जाना, एल्टीट्यूड्स जो है, एल्टीट्यूड्स कैन लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल और तीसरा इनसाइड द ट्राइंगल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बने, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है और ट्राइंगल की साइड्स पर भी हो सकता है। अब एल्टीट्यूड का टॉपिक खत्म करने के बाद अगला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। क्या बताया मैंने, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। पहले इसकी डिफाइन करते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे कि मीडियन होता क्या है। It is the line segment which joins, it is the line segment which joins a vertex and the midpoint of the side opposite to it। डिफाइन से चलते हैं। एक ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, नाम रखा मैंने इसका ABC। मीडियन की डिफाइन क्या कहती है कि ये एक लाइन सेगमेंट है जो किसी वर्टेक्स को, जो किसी वर्टेक्स को जोड़ती है और उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड और उस वर्टेक्स के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है। मान लीजिए BC है, इसकी पूरी लेंथ जो है वो ऑन एन एग्जांपल मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट जो कहीं आएगा B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा,
B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगा और यही C से भी इसकी दूरी कितनी होगी इस पॉइंट की 5 सेंटीमीटर होगी। इस पॉइंट को अगर मैं D मान लेता हूँ, पूरी लेंथ BC 10 सेंटीमीटर और क्योंकि D जो है BC का मिड पॉइंट है तो B से लेकर D तक की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर और D से लेकर C तक की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, जिससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि BC का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या है, D है। तो डिफाइन में क्या कहा गया है कि मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स को और उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स और उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, जहां पर ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट बिल्कुल इक्वल होगी। ओके, अब जिस तरह से हमने एल्टीट्यूड में पढ़ा था कि एक ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, जिसकी वजह से ट्राइंगल में हम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तो उन्हीं 3 वर्टिसेस की वजह से हम ट्राइंगल में 3 मीडियंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं B से बात करता हूँ, पॉइंट B से अगर मैं बात करता हूँ, तो AC के मिड पॉइंट पर एक और मीडियन ड्रॉ किया जा सकता है। मान लीजिए AC ये लेंथ है और इसका मिड पॉइंट कहीं इधर लाई करेगा और इस मिड पॉइंट को मैंने नाम दे दिया E, तो एक मीडियन आपका BE बन जाएगा और AB एक साइड है और उसका मिड पॉइंट मैंने मान लिया कहीं इधर, जिसको नाम दे दिया मैंने F। ठीक इसी तरह से FC भी एक मिड पॉइंट बन जाएगा, एक मिड पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, FC। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आपको ऐसा भी मिल रहा है जहां पर सारे मीडियंस टच कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा भी मिल रहा है जहां पर सारे मीडियन टच कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। अब याद करें, जिस तरह से एक पॉइंट जहां पर सारे एल्टीट्यूड मिल रहे थे, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, ऑर्थो सेंटर। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, ऑर्थो सेंटर। एक पॉइंट जहां पर सारे एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, यानी कि BM, CN और AL G पॉइंट पर मिल रहे हैं और इस पॉइंट को हमने नाम दिया ऑर्थो सेंटर। ठीक इसी तरह से सारे मीडियंस यानी कि AD, BE और CF जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, O, इसका भी क्या नाम बनता है, सेंट्रोइड। इसका नाम क्या बनता है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड की डिफाइन क्या बनती है, it is the point where all the medians meet। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पहला पार्ट हमने सीखा इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल, जिसमें हमने जाना था ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, और हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्राइंगल की 2 साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। यही इनइक्वालिटी एंगल में भी लाई करती है, जिसमें हमने क्या सीखा था, ट्राइंगल के किन्हीं 2 एंगल्स का सम तीसरे एंगल से हमेशा बड़ा होता है और ट्राइंगल के 2 एंगल का डिफरेंस तीसरे एंगल से हमेशा छोटा होता है। अगला टॉपिक था हमारा एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एल्टीट्यूड के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर गिरने वाला परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड होता है। जहां पर सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसके अलावा एक चीज और सीखी थी, वो ये कि एल्टीट्यूड जो है किसी भी ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है, ट्राइंगल की साइड्स पर भी बन सकता है और ट्राइंगल के अंदर भी आ सकता है। और लास्ट पार्ट आज की वीडियो का जो हमने सीखा वो क्या था, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर गिरने वाली लाइन सेगमेंट, और किसी भी ट्राइंगल में जहां सारे मीडियंस मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ट्राइंगल की बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। सर आज इतने में ही खत्म मत करो, एक सवाल का जवाब देते जाओ। कैसा? मीडियन और एल्टीट्यूड को
एक ही डायग्राम में समझाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मीडियन और एल्टीट्यूड को एक ही चीज समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक क्लियर करूं कि एल्टीट्यूड जब भी आपके दिमाग में आए तो ध्यान रखें परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड जब भी बात करे कोई तो ध्यान क्या रखना है आपको, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री। लेकिन जब कोई बात करता है मीडियन की तो आपको एक चीज याद रखनी है, मिड पॉइंट। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि एल्टीट्यूड सामने वाली साइड पर 90 डिग्री से गिरने वाली लाइन होती है और मीडियन सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर गिरने वाली लाइन होती है। इस चीज को एक अलग से डायग्राम में समझाता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लेता हूं। ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है और ट्रायंगल का जैसा शेप है इससे हमें पता भी चल रहा है कि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। तो ये ट्रायंगल कैसा है, स्केलर ट्रायंगल है। अब पहले हम जाते हैं इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड पर। पहले किस पर जाते हैं बेटा, एल्टीट्यूड पर। और एल्टीट्यूड के लिए मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बोला है, 90 डिग्री। तो हर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री पर एक लाइन गिरा दो। मान लो ये आपका वर्टेक्स है, मैं इधर नाम ले लेता हूं ABC, ठीक है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मैंने एक 90 डिग्री। अब वर्टेक्स A से जो लाइन सेगमेंट मैंने ये ड्रॉ करी है, शेप देखकर आप आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर है। ये एक परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री पर गिर रही है लाइन, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया L, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया L। AL जो है इस वर्टेक्स के लिए और इस साइड के लिए एल्टीट्यूड हो गया। जब मैं बात करता हूं मीडियन की, तो मीडियन के केस में मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट। मीडियन के केस में क्या बताया था, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अब जब मैं साइड BC को देखता हूं और इसका मिड पॉइंट जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और पीछे नहीं जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं मैं आपको ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। पॉइंट A से जब मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, तो मुझे क्या ध्यान रखना है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के केस में मैंने A से क्या किया, BC पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 90 डिग्री की तरह रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया L। तो ये तो हमारा AL जो है BC पर एल्टीट्यूड है। अब बात करते हैं हम मीडियन की। जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला था आपको याद रखना है मिड पॉइंट। आपको क्या याद रखना है, मिड पॉइंट, ठीक है। साइड BC को अगर मैं देखूं, इतनी बड़ी साइड है, BC को अगर मैं देखूंगा तो इसका मिड पॉइंट कहीं इधर आएगा। ये वाला पॉइंट आपका कहीं मिड पॉइंट बनेगा और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया D। तो अब वर्टेक्स A से BC के मिड पॉइंट पे यानी D पर जब मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, वर्टेक्स A से जब मैं D पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां जो AD निकल कर आया है ये क्या बनेगा, आपका मीडियन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम से आपको चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी कि किसी भी पॉइंट से सामने वाली साइड पर गिरने वाला परपेंडिकुलर या 90 डिग्री की लाइन सेगमेंट वो तो आपका एल्टीट्यूड होता है। इस केस में अगर मैं बात करूं, AL जो है वो क्या है, आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है। और किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर गिरने वाली लाइन सेगमेंट वो आपकी मीडियन होती है, यानी कि AD जो है वो क्या है, आपका मीडियन, ठीक है।
अब इसी तरह से बाकी सारी साइड्स पर और बाकी सारे वर्टेक्स से हम मीडियन और एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं एल्टीट्यूड ले लेता हूँ सारे, ठीक है। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो एल्टीट्यूड कुछ इस जगह पर आएगा, 90 डिग्री की बात हो रही है तो एल्टीट्यूड कहीं इधर आएगा और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया m। तो bm आपका क्या बन गया, एल्टीट्यूड। और अगर मैं इस साइड की बात करूं और इस पॉइंट की भी बात करूं तो इधर कहीं आपका एल्टीट्यूड आएगा। सॉरी, अगले पॉइंट से नाम लिया है n। तो Cn आपका क्या हो गया, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हमारे पास अभी सारे जो एल्टीट्यूड मिले वो क्या मिले, An के अलावा और कितने एल्टीट्यूड मिले, एल्टीट्यूड्स की अगर मैं काउंटिंग करूं तो एक तो आपका Al, दूसरा आपका Bm और तीसरा आपका Cn, ठीक। अगर अब बात करते हैं मीडियन की, तो किसकी बात करते हैं, मीडियन की। एक मीडियन तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज AD, ठीक है। तो BC का मिड पॉइंट D है तो AD आपका मीडियन बन गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं CA की, CA इतनी बड़ी लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट कहीं यहां आएगा, ये आ गया इसका मिड पॉइंट। जब मैं इसको B पॉइंट से ज्वाइन करता हूं और इसको नाम दे दिया मैंने E, तो एक मीडियन आपका क्या मिला हमें, BE। और अगर मैं बात करता हूं AB की, तो AB का मिड पॉइंट आएगा कहीं इस जगह पर और मैंने इसको नाम दे दिया F। तो ये जो लाइन सेगमेंट CF है, लाइन सेगमेंट CF है, ये आपका क्या बन गया, एक और मीडियन बन गया। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एल्टीट्यूड के केस में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है, वहीं मीडियन के केस में आपको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर लाइन गिरानी होती है। अब आप यहाँ क्या पाएंगे कि सारे मीडियंस आपके अलग जगह पर टच कर रहे हैं, ये रहा आपका पॉइंट, और जहाँ सारे मीडियन टच करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर मैं इसको O नाम देता हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं O नाम देता हूँ तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, सेंट्रॉइड, ठीक है। ठीक इसी तरह से जिस पॉइंट पर सारे एल्टीट्यूड टच कर रहे हैं, ये वो पॉइंट में लिया मैं, इसको नाम दे दिया मैंने G, तो ये क्या बनेगा आपका ऑर्थो सेंटर, ये क्या बनेगा आपका ऑर्थो सेंटर। तो समझने वाली बात ये है, किसी भी ट्राइंगल में, स्पेशली स्केलेटन ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो एल्टीट्यूड्स और मीडियंस आपके अलग अलग होते हैं। जब भी एल्टीट्यूड की बात करें तो 90 डिग्री की लाइन गिरानी है, और जब मीडियन की बात करें तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर लाइन गिरानी है। एक नोट पॉइंट है जो बचता है, वो क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को यूज करता हूं, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को यूज करता हूं तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स आर सेम, यानी कि क्या कहा मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं। अगर मीडियन और एल्टीट्यूड सेम है तो एक ही पॉइंट पर मीडियंस मिलेंगे और एक ही पॉइंट पर एल्टीट्यूड्स भी मिलेंगे। तो उन ट्राइंगल्स में सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर भी सेम होते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और सेंट्रॉइड सेम होते हैं, लेकिन किसी और ट्राइंगल में, चाहे वो आइसोसेलेस हो या स्केलर हो, उसमें एल्टीट्यूड और मीडियंस सेम नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी की ट्राइंगल में जो प्रॉपर्टीज बचती हैं उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।